ज़रूर तैयारी कर लीजिएगा, ये ज़रूर आएगा इसमें से। आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस हिंदी पेपर जो है 2015 का, ठीक है, ताकि आपको 2023 में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि पेपर जो होगा कितने घंटे का होगा। पेपर समय है 3 घंटे 15 मिनट का, ठीक है। आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे टोटल हल करने के लिए, जिसमें 3 घंटे आपको लिखने को मिलेंगे और 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो पेपर को अच्छे से पढ़िएगा, फिर उसका आंसर लिखिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दें। समझ रहे हैं? 6 × 2 यानी इसमें हम आपको दिखाते हैं 6 × 2 का मतलब क्या होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 क्वेश्चन है, 6। समझ रहे हैं ना, ये 6। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। तो 2 × 6 कितने हो गए आपके 12 नंबर की ये क्वेश्चन है, ठीक है। 12 नंबर के ये आपके क्वेश्चन है। चलिए फिर हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको अच्छे से पढ़िए, इसको पेपर मिलने के बाद इसको अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ने के बाद इन क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। लेकिन इसमें ये नहीं लिखा है कि कितने शब्दों में देना है, तो आप जितने शब्दों में दे सकते हैं उतने शब्दों में आप दे सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं कि आप 20 शब्दों में दें या 60 शब्दों में दें या 240 शब्दों में दें, 250 शब्दों में दें, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है। ये लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन क, ठीक है। विठोबा कौन था, वह पैसे क्यों जोड़ना चाहता था। इसका आंसर ऐसे लिखिएगा, विठोबा हरिजन सपूत था, वह गांधी जी के अनशन तोड़ने हेतु संतरा खरीदने के लिए पैसे जोड़ रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ख, ध्यान से देखिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए विठोबा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आप इसका आंसर ऐसे लिखिएगा कि पैसे इकट्ठे करने के लिए विठोबा किसी का बोझ उठा देता, झाड़ू लगा देता, किसी का कूड़ा फेंक देता था। ऐसे ऐसे करके आपको इन सारे क्वेश्चनों का आंसर देना है, ठीक है। चलिए अगला, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर इसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है ना, ये कि निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। ये 4 × 2 यानी इसमें 4 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ना है और यहाँ इसको पढ़ के आपको उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का ब का क, ठीक है। मनुष्य का चित्रण कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें आंसर ऐसे लिखेगा कि मनुष्य का चित्रण तलवार को धार की तरह तेज होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल उनका जो व्यवहार हो, उनका आचरण व्यवहार हो, बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। जो चरित्र होना चाहिए अच्छा होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर ख, यहाँ पे ये ख, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि जीवित मनुष्य मुर्दे से भी बदतर कब हो जाता है। आप अच्छे से जब इसको पढ़ लेंगे, इसको आप अच्छे से जब पढ़ लेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर ये होगा कि मनुष्य का चरित्र जब भ्रष्ट हो जाता है तो वह मुर्दे से भी बदतर हो जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके इसका आंसर दे देना है आपको। पेपर में ये 2 गद्यांश आएंगे तो आएंगे, ठीक है। इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए ऐसे करके, ठीक है ना। इस टाइप के और इस टाइप के और इस टाइप के, ऐसे जरूर आएंगे तो जरूर आएंगे। तो इसको आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि दिए गए संगीत बिंदुओं के आधार पर 250 शब्दों में किसी एक विषय पर निबंध लिखें। देखिए निबंध आएगा, आपको निबंध की तैयारी कर लेनी चाहिए। निबंध की तैयारी कर लेना। किस किस के निबंध आ सकता है, किसी चीज़ पे आ सकता है। मान के चलिए कि आज के टाइम में क्या चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, या फिर राजनीतिक दल पे जरूर आएगा, या फिर महामारी पे आ सकता है, राजनीतिक दल पे आ सकता है। इन दोनों पे जरूर तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। और जो आपको इस बुक में जो दिए गए होंगे उनको भी अच्छे से देखिए। दिक्कत किसी चीज़ में नहीं होता है, आप उसको एक बार समझ लीजिए कि एक्चुअली हम लिखते कैसे हैं। अगर आप एक बार समझ गए ना कि कैसे लिखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें आंसर कैसे देना है, देखिए 1 2 3,
1 2 3 4 5 5 टॉपिक डाल के आपको इसका लिखना है क्या, निबंध। सबसे पहले क्या लिखेंगे, भूमिका। भूमिका में क्या लिखना होता है, देखिए मान के चलिए हम अगर एग्जाम्पल दे समय की महत्ता की, समय की महत्ता के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ऐसे भूमिका में आप क्या कर लेंगे, भूमिका एक ऑप्शन डाल के मान के चलिए कि यहाँ पे भूमिका लिख दिए, ठीक है, भूमिका ऑप्शन डालिए। भूमिका लिखने के बाद आप वहाँ पे ऐसे करिएगा, आंसर ऐसे लिखिएगा कि कहते हैं कि समय अमूल्य धन है, यह प्रत्येक व्यक्ति को बिना धन दिए प्राप्त होता है, किंतु किसी भी कीमत पर इसे लौटाया नहीं जा सकता, एक बार जाकर यह फिर वापस नहीं आता। समय अत्यंत महत्वपूर्ण है, समय से ही ऋतुएं आती और जाती हैं, समय पर ही फल फूल खिलते हैं, सूरज अपने समय पर उगता है, चांद अपने समय पर अस्त डूबता है, अस्त होता है, इत्यादि इत्यादि। ये आपका भूमिका हो गया, ठीक है ना। अब समय रहते, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये दिख रहा है ना, यहाँ पर अब दिखा रहा हूँ, ये जो लिखा है कि समय रहते सचेत होना। अब इस पर आपको 4 लाइन लिखना, देखिए ज़्यादा सोचना नहीं है, इन 5 टॉपिक पे 4-4 लाइन लिख दोगे, समय बेहतर हो जाएगा ये। अब इसके बारे में समझा देता हूँ कि समय रहते सचेत हो जाने का मतलब क्या है। इसमें ये लिखिएगा कि जैसे प्रकृति में समय की महत्ता है, वैसे ही मानव के लिए भी समय महत्वपूर्ण है। सच कहें तो मानव जीवन की सफलता का रहस्य भी समय के समुचित उपयोग में छिपा है। सबको समान रूप से दिन के 24 घंटे मिलते हैं, पर वो कुछ लोग इसका सदुपयोग करते हैं, कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। तो क्या है, ऐसा नहीं करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए, इत्यादि वगैरह लिख देना, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब अगला बताते हैं कि सदुपयोग का लाभ। अब मान के चलिए कि सदुपयोग का लाभ का ऑप्शन डाल के आप लिख सकते हैं कि समय का सदुपयोग करने से हमें ये लाभ हो सकता है, समय पर काम करने से योग्यता हासिल हो सकती है, योग्य व्यक्ति अपना काम उपयुक्त ढंग से कर सकता है और सफल हो सकता है, लोग अब उनके गुण गाते हैं, जो समय पर पढ़ाई करता है, समय पर उठता है, बैठता है, घूमता है, उनकी लोग चर्चा करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं, समझिए। और अगला है ये कि दुरुपयोग से हानि क्या है, ये दिख रहा है, दुरुपयोग से हानि क्या है, आपको भी पता है समय का दुरुपयोग और क्या हानि होगा। और उपसंहार, देखिए आपको ये नहीं समझ में आता होगा उपसंहार का मतलब क्या है, तो मैं बता दूं। उपसंहार एक छोटा सा मतलब होता है, जैसे उपसंहार में आप क्या लिख सकते हैं, एक बार नेपोलियन का सचिव देर से पहुंचा, नेपोलियन ने कारण पूछा तो उसने कहा मेरी घड़ी गड़बड़ हो गई, ठीक समय नहीं बताती। नेपोलियन का सुनो, वह तो तुम अपना घड़ी बदल दो, अन्यथा मुझे अपना सचिव बदलना पड़ेगा। यह है समय का महत्व। देखिए उपसंहार का मतलब कोई एग्जाम्पल दे दीजिएगा, ठीक है। एज में होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या होना चाहिए, तो एग्जाम्पल में आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे ही करके आपको इसमें से देखिए, इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से एक बार समझिए। दिए गए संकेत बिंदुओं का आधार पर लगभग 250 शब्दों में किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, समझिए। क ख ग 3 ऑप्शन है ना आपके पास, देखिए अब एक बार दिखाता हूँ आपसे, ध्यान से देखना। ये है क ख और ग, इसमें किसी में से एक पर निबंध लिखना है, ठीक है। अच्छे से निबंध लिख दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये तीसरा, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि सत्संगित का महत्व बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखो। और एक बात और, लेटर लिखना सीख जाइएगा, पत्र लिखना कैसे लिखा जाता है इसको जरूर सीख जाइएगा, ठीक है। पत्र कैसे लिखते हैं हम, इसका एक फोटो आपके यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो पत्र कैसे लिखते हैं आप जरूर तैयारी कर लीजिए। देखिए गद्यांश आएगा 2, ठीक है ना, लेख आएगा और पत्र आएगा, समझ रहे हैं ना, इसको अच्छे से तैयारी करिए। अथवा निधन छात्र कोष की सहायता हेतु अपने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखें, ये जरूर आएगा, ये 100% आएगा, इसको अच्छे से आप लिख के तैयारी कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर, बोली। देखिए बोली और भाषा में अंतर स्पष्ट करें। अब ये है कि बोली और भाषा में क्या अंतर होता है, क्योंकि हम बोलते तो सेम है, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना। तो बोली और भाषा में क्या अंतर है मैं आपको बताता हूँ। बोली भाषा की अस्थायी रूप है, ठीक है। किसी भाषा का एक सीमित क्षेत्र में व्यवहार किए जाने वाला रूप बोली कहलाता है, समझ रहे हैं। मतलब कि एक जैसे भोजपुरी बोल दिया, राजस्थानी बोल दिया, गढ़वाली बोल दिया, या फिर अंग्रेजी बोल, ये एक बोली है। लेकिन भाषा क्या है, भाषा का अर्थ होता है वाणी द्वारा अर्थ, भाव, विचार का प्रकटीकरण। यानी भाषा वो चीज होती है जिससे हम अपने भाव को व्यक्त करते हैं,
अपने भाव को किसी के सामने प्रकट करते हैं, समझ गए, ये होती है भाषा। और बोली क्या है, बोली जैसे भोजपुरी है, मतलब वो भाषा को व्यक्त करने की चीज क्या होती है, बोली। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने से पहले ये जो दिया है ना अथवा, इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें दिया है कि बोली और भाषा में अंतर स्पष्ट करें। अथवा, अथवा का मतलब क्या होता है कि या तो संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के भेदों को सुधारण लिखें। देखिए, या तो आप बोली और भाषा में अंतर का आंसर लिखिएगा, या फिर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के भेदों का सुधारण लिखे, सुधारण में उदाहरण के साथ। इन दोनों में से किसी एक का आंसर लिखिएगा, ये ना कि दोनों का लिख दें, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना है, ये पांच नंबर का है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हो गया आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ये रहा। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको पता होगा कि किसी भी वर्ण का उच्चारण डॉट 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 के भिन्न भिन्न अंगों से होता है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ से होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी वर्ण का उच्चारण मुख के भिन्न भिन्न अंगों से होता है। यानी जैसे जीभ हुआ, जीभ का अगला भाग हुआ, पिछला भाग हुआ, पिछला भाग हुआ, तलवा, मतलब ये सब मुंह से ही, अंदर से, तो कंठ से, ये सब सारी चीजें कहाँ से आती हैं, जो आवाज निकल रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ये मुंह के अंदर से आता है ना। लेकिन अलग अलग भागों से जब दबाव डालते हैं तो हम बोल पाते हैं। अगर मान चलिए आप जीभ को पकड़ लीजिए, आप नहीं बोल पाइएगा, ठीक है ना, इसको अच्छे से समझ के पढ़ा कीजिएगा, ठीक है ना। अगला है, ये तो दूसरा है, मैं निर्धनता पर दया करो, मेरी निर्धनता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा चुने। अब इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है, निर्धनता, समझ रहे हैं ना। आपके सामने कोई कहते कि मैं बहुत निर्धन हूँ, ये हो, तो आपको जो अंदर जो भावना आएगी ना, उसकी निर्धनता पे आएगी, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे करके इसको अच्छे से फिलअप करना है, इसे छोड़ नहीं देना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करें। ये ऐसा है कि आपको लगेगा कि ये शुद्ध है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, अशुद्ध है। कैसे, इसको हम आपको बताते हैं। देखिए, ये जल्दी से यह काम करना है, ये आपको लग रहा शुद्ध है, लेकिन ये अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा कि ये काम जल्द करो या फिर जल्दी से करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, ऊंची दुकान फीकी पकवान। क्या है, ऊंची दुकान फीकी पकवान। ऊंची दुकान फीकी पकवान होगा ना, ऊंची दुकान फीकी पकवान, मतलब ये सही है, बट इसमें क्या है ना कि थोड़ी मात्रा का हेर फेर है। ओके, चलिए अगला, आपकी वर्तमान हालात ठीक नहीं है। इसका होगा कि वर्तमान में आपके हालात ठीक नहीं है। अगला है, मेरे कान में आज, ये रहा, मेरे कान में आज बड़ा खुजली है, लेकिन आप लिखिएगा मेरे कान में आज बड़ी खुजलाहट है, इस टाइप के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये मिलाप वाला आएगा जरूर, स्तंभ और स्तंभ, मतलब कि इसमें से मैच करना है। देखिए, ये जो है ये लेसन का नाम है, यानी पाठ का नाम है, और ये है उनके राइटर। अब ये मैच करना है कि इसमें से कौन से पाठ को इसमें से किसने लिखा है। ठीक है, तो आपको ऐसे मैच करना है। चलिए हम आपको मैच करके दिखा देते हैं। सबसे पहला, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन किसने लिखा है, तो मैं बता दूं कि रामविलास शर्मा ने। ऐसे, ठीक है, ऐसे मैच करना है। उनको आंसर पेपर में आपको लिख के ऐसे मैच करना होगा। ठीक है, अब अगला ये है कि नगर जो लेसन है, जो पाठ है, उसके जो लेखक हैं कौन है, तो नगर के जो लेखक हैं वो हैं आपके सुजाता। ये तो ऐसे ऐसे करके मैच कर लेना है फटाफट, टाइम नहीं लगाना, क्योंकि और आप इसको करने के लिए आप याद कर लीजिएगा कि लेखक कौन है, लेसन और उसके लेखक दोनों का नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जरूर आएगा। देखिए, ये 6 नंबर का है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये अब इसमें क्या है कि हर एक क्वेश्चन के सामने ना उसका नंबर दिया हुआ है, कौन कितने नंबर का है, दिख रहा है, ये मिलाइए, दिख रहा है ना, हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का आपको दिख जाएगा। तो इसको अच्छे से पढ़ के आंसर देना होता है। ये बुक से है, बुक में जितने लेसन है ना, उनके लेसन में उसी लेसन से ही जो क्वेश्चन निकल के आया है। ठीक है ना, जैसे मान के चलिए
कि क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं को जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। या फिर 9वां, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। 10वां, ठुमराव की महत्ता के कारण लिखे। या 11, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक गया। अब देखिए इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ कैसे लिखना है, लेकिन एक चीज है ध्यान से देखिएगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें लिखा है कि प्रश्न संख्या 18 से 12 और 13 से 17 तथा 18 से 20 प्रत्येक प्रश्न ये जो है 30 शब्दों में देने हैं, ये मत भूलिएगा। ये जो अच्छे से पढ़ने के बाद एक बार मैं आपको ये हटा के बता देता हूँ। देखिए 30 शब्दों में देना है, तो 30 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 30 शब्द से 1-2 कम चल जाएगा, लेकिन 30 शब्द से ज़्यादा मत दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये लिखिए। अगला क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। फिर से वहीं आया, ये जैसे आप ऊपर पढ़े थे सेम टू सेम फिर से आ गया कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप इसको पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है, आप इसको पढ़ोगे, आप इसका आंसर दोगे। इसका ये नहीं, इसका आंसर नहीं देना है, इसका आंसर नहीं देना है, इसका आंसर देना है, इसका, ठीक है। तो इसका आंसर आप दे दीजिएगा। अच्छे से जब पढ़िएगा तो आप इसका आंसर पता कर लोगे। इसको पढ़ के इसका आंसर देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कृष्ण को चोर क्यों कहा। कवि की अभिप्राय, देखो अभिप्राय का मतलब क्या है कि कवि कहना क्या चाहता है। कृष्ण को चोर क्यों कहा, सॉरी, कृष्ण को चोर क्यों कहा, ये कवि, आपको लग रहा होगा ना कि कृष्ण को चोर कह रहे हैं, लेकिन कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें, यानी कवि कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो इसको हल्के शब्दों में लिख दीजिएगा। अगला है छायाएं दिशाहीन सब ओर पड़, मतलब कि छायाएं दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ती हैं, स्पष्ट कर। स्पष्ट मतलब उसके बारे में, क्यों पड़ती हैं वगैरह वगैरह के बारे में। इसको आंसर आप लिखिए जरूर, मतलब क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। देखिए आपके सामने ये लिखा होगा, ये कितने नंबर के हैं, ये कितने नंबर कितने नंबर कितने नंबर कितने नंबर, समझ में आया ना। तो इसको अच्छे से पढ़ने के बाद ही आंसर दीजिए इसको, ठीक है। चलिए अब रहा, ये रहा आपके सामने, ये निम्नलिखित गद्यांश में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। दिख रहा है ये मैं रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ इसका, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, और 30 कोटि संतान नग्नतन अर्थ क्षुधित शोषित निरस्त्रजन मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन नतमस्तक तरुतल निवासिनी। अब देखिए, अब इसे आपने पढ़ लिया, आंसर इसका देना है, इसका इसका और इसका। कह रहा है कि यह गद्यांश किस पाठ से उद्दित है। उद्दित का मतलब हुआ कि ये जो आप जो ये पढ़े हो ये किस पाठ से लिया गया है, यानी किस पाठ में ये लिखा गया है, ठीक है। और दूसरा, इस पाठ के रचनाकार कौन है, यानी इस पाठ के लेखक कौन है। मैं फिर से बोला हूँ, हर एक पाठ जितने आपके हिंदी में लेसन है उनके लेखक को याद कर लीजिए। फिर से यहाँ पूछ रहा है ना, इस गद्यांश के लेखक कौन है, समझ रहे हैं। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है ना कि इस गद्यांश के लेखक कौन है। चले अगला ये है, गद्यांश का भाव स्पष्ट करें, यानी ये क्या कह रहा है इसका भाव स्पष्ट करना है आपको, ठीक है। भाव मतलब क्या होता है, ये कहना क्या चाहता है। तो मैं बता देता हूँ कि इस गद्यांश में भाव ये है कि प्रस्तुत पंक्तियां भारत माता पट से मतलब देखो ये जो है ना, ये भारत माता के पाठ से लिया गया है। पाठ का नाम है भारत माता, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि इस पाठ के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिल गया। चलिए अगला मैं बता दूं, ये जो है कि पद्यांश का भाव स्पष्ट करें। पद्यांश है नहीं, पढ़ के इसका मैं बता रहा हूँ। इसमें यह कह रहा है कि आज भारत माता संतान नंगी अधनंगी भूखी अधपेटी वस्त्रहीन और शोषित है। विदेशी बुरी तरह से शोषण कर रहे हैं, ठीक है। भारतीय अशिक्षित मूढ़ और बेघर हैं। विदेशी इसे बेघर किया हुआ है और ये लोग उसी तरह से जी रहे हैं जैसे वृक्ष के नीचे लोग जीते हैं। तात्पर्य यह है कि भारत के लोग अब भारत के मालिक नहीं हैं, ये अपने ही घर में बेघर है। समझ गए, इतना लिखना है, बहुत है। चलिए अगला, ये रहा अगला क्वेश्चन कि रंगम्बा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। देखिए 2015 की जो 2015 की जो फर्स्ट सीटिंग हुई थी,
सेकेंड सीटिंग में बी शिफ्ट यानी बी में सेकेंड पाली में जो पेपर हुआ था उसमें इसी के बारे में आया था इस बार, और पहले सीटिंग में भी देखिए आया है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से तैयारी करिए। ये जो मंगम्मा है इस लेसन का जो नाम है, इसको अच्छे से तैयारी करिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अगला है 19 नंबर क्वेश्चन। कहानी के आधार पर प्रमाणीकृत उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से प्रभावित है, ठीक है। अब जो इसका कहानी पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उड़ीसा का जो जनजीवन है बाढ़ से प्रभावित कैसे है, और उसके बारे में लिखना है, ठीक है। आप इसका आंसर दे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप इसको बस पता कर लीजिए, ठीक है। आपके पास बुक होगा तो ठीक है, नहीं तो आप हमसे कमेंट करिएगा, मैं इसका आंसर सेंड कर दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 20। धरती कब घूमती है? कहानी के शीर्षक का सार्थक। देखो सार्थकता का स्पष्ट मतलब ये होता है कि ये जो कवि है इस कहानी का लेखक जो है क्या कहना चाहता है, समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है इस कहानी का जो लेखक है क्या कहना चाहता है, इसी को स्पष्ट करना है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से हल करिएगा। हल करने के बाद आपको मैं गारंटी देता हूँ 90% से ज़्यादा आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आप घर पे हल कर सकते हैं, अगर मान के चलिए कि आप अभी घर पे हल कर रहे हैं ना, अगर आप 95 हल कर पा रहे हैं, ठीक है, 95 हल कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप वहाँ पे नहीं भी आपका आएगा ना तो 75% से ज़्यादा आने वाला है इस बार, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करिए। और सबसे पहले आप क्या क्या तैयारी करिए, लेख जरूर, उसके बाद से पत्र, लेख पत्र, और मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ क्या क्या आने वाला है। लेख तैयारी कर लीजिएगा, पत्र तैयारी कर लीजिएगा, ये गद्यांश जरूर तैयारी करिए। ये आपके ज़्यादा मार्क्स के आ रहे हैं, ये कितने मार्क्स के आ गए गद्यांश, ये 12 नंबर यहाँ पर, और 12 और ये 8 नंबर यहाँ पर, 20 नंबर का यही हो गया, ठीक है ना। तो ये आप निबंध तैयारी करिए, निबंध जरूर तैयारी कर लीजिएगा। निबंध कम से कम 10 तैयारी करिए निबंध, ठीक है। उसके बाद से निबंध के बाद ये पत्र, 4 चीज़ें, ठीक है। और रिक्त स्थानों की पूर्ति जरूर तैयारी कर लीजिएगा, ये जरूर आएगा इसमें से, ठीक है। और इसके बारे में ये शुद्ध अशुद्ध की तैयारी जरूर होना चाहिए, ये भी जरूर आ रहा है, हर बार आया है, हर बार पूछा गया है, तो आप इसको शुद्ध अशुद्ध तैयारी करिएगा। और सबसे बेहतर चीज़ आपको एक और बता दूं कि पाठ, लेसन और उसके लेखक कौन कौन है ये बिल्कुल भूलिएगा मत। हिंदी में अगर अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो जरूर तैयारी करिए। 6 नंबर का तो अकेले है ये, समझ रहे हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। अगर जहाँ नहीं समझ में आ रहा मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, इस चैनल को शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि और भी वीडियो में डालने वाला हूँ आपको हेल्प बहुत मिलेगा। आप अच्छे मार्क्स से जरूर उत्तीर्ण करेंगे, ये मेरा वादा है। थैंक यू।